नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चुनावी राजनीति पार्ट 3 कक्षा 9 का सिविक्स में से लोकतांत्रिक राजनीति के। हमने यहाँ पर 9 ऐसे क्वेश्चंस चुने हैं जो पिछले सभी एग्जाम्स में आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इनको सेट और पीटी के एग्जाम्स में भी आते हुए देखा है और ये पूरे लेसन को बहुत अच्छे ढंग से कवर करते हैं। इसके अलावा हमने एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस की वीडियो भी और इस लेसन की डिटेल स्टडी हमारी पिछली वीडियोस में पूरी कर दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर 9th की बहुत सारी अर्थशास्त्र की भी, सिविक्स की भी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत बेहतरीन वीडियोस जो हैं, जिसमें प्रश्न उत्तर भी हैं, आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और डिटेल में लेसन को समझा रखा है, वो सभी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। आइए हम अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, जो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लेसन के बारे में आपको समझ आ सके कि इस लेसन के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है, वो हम सभी लेसन में से समझेंगे। हाँ, लेकिन ये 9 क्वेश्चन आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं। पहला है, लोकतंत्र में चुनावों के महत्व की व्याख्या करें। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि लोकतंत्र जो है उसमें चुनावों की हमें क्यों आवश्यकता है। ये क्वेश्चन माउल्ड होकर आ सकता है, चुनावों के महत्व की व्याख्या करें, या फिर ये भी आ सकता है कि चुनावों के हमें क्यों आवश्यकता है। देखिए, नंबर 1, चुनावों के द्वारा ही जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अर्थात क्योंकि हमारी जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधि वाला है, जहाँ पर हम अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं और वो आगे शासन चलाते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उनके माध्यम से शासन में भाग लेती है और शासन पर अपना नियंत्रण रखती है। दूसरा है, यदि कोई मंत्री या प्रतिनिधि अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करता तो मतदाता उसे अगले चुनावों में वोट ना देकर बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। यदि कोई प्रतिनिधि अपना कार्य ठीक से नहीं करता तो मतदाता क्या करते हैं, उसे चुनावों में अगली बार वोट नहीं देंगे और ऐसी सरकार को बाहर कर देंगे। चुनाव ही एक ऐसा साधन है जिसके जरिए जनता अपने आप को देश का शासक समझकर ये कह सकती है कि हाँ, हम सरकारों का निर्माण करते हैं। तो हुई ना चुनावों की महत्ता। चुनावों के महत्व सीधा सीधा है अपनी सरकार को चुनना और खुद सरकार के निर्माण में भागीदारी देना। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चुनाव आयोग की रचना का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमारे देश के अंदर सभी प्रकार के चुनाव कौन करवाता है? हमारे देश के अंदर सभी प्रकार के चुनाव जो हैं वो चुनाव आयोग करवाता है, पहली बात। अब इस चुनाव आयोग की रचना मतलब ये बना कैसे, ये काम कैसे करता है, उसकी बात करते हैं। निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग। देखिए, पेपर में कोई जरूरी नहीं है कि आपको भारतीय चुनाव आयोग लिखा आएगा, वहाँ पर निर्वाचन आयोग भी लिखा आ सकता है। तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक ऐसी स्वतंत्र मतलब बिल्कुल फ्री, निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव करने वाली संस्था है जो चुनावों की संपूर्ण प्रक्रिया को संचालित करती है। चुनावों के पहले दिन से लेकर उससे पहले की तैयारियां लेकर और मतगणना और रिजल्ट आने तक की सारी प्रक्रिया को संचालित करती है। चुनाव आयोग में एक तो मुख्य आयुक्त होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। और वैसे आपको बता दें कि 2 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि 3 सदस्यता वाली होती है चुनाव आयोग। इसकी संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। 1989 से पहले चुनाव आयोग 1 सदस्य था, परंतु 1989 के बाद कांग्रेस सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 और भी चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए। पहले 1 था, 1989 से पहले 1 था, लेकिन 1989 के बाद अब 3 हो गए। दिसंबर 1993 को संसद ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने से संबंधित विधेयक पारित किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। यानी कि चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति
करता है। परंतु जैसे ही इसकी रचना हो जाती है उसके बाद ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर काम करती है। फिर राष्ट्रपति ये नहीं है कि स्थापना करने के बाद इसको भंग कर दे, नहीं, फिर चुनाव आयोग अपना स्वतंत्र होकर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग के कार्य, मतलब चुनाव आयोग क्या करता है। देखिए हमने पहले क्वेश्चन में देखा चुनाव क्यों आवश्यक है, दूसरे में देखा कि चुनाव आयोग की रचना कैसे होती है, तीसरे में हम देखेंगे कि चुनाव आयोग क्या क्या कार्य करता है। वैसे तो अनेक कार्य करता है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे चुनाव करवाता है। परंतु फिर भी अगर मान लीजिए 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तब आपने क्या लिखना है, चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाता है बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी दबाव के। दूसरा, ये राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं हमारे देश में और सबका कोई ना कोई चुनाव चिन्ह है और आप आसानी से बता सकते हैं कि ये चिन्ह इस पार्टी से संबंधित है, ये चिन्ह इस पार्टी से संबंधित है। वो चिन्ह भी उनको कौन देता है, चुनाव आयोग। तीसरा है ये राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी है अब वो एक चुनाव चिन्ह भी ले लेती है, अपने उम्मीदवार भी खड़े करती है, लेकिन वो सचमुच में एक दल के रूप में कार्य कर सकती है, इसकी मान्यता उन्हें चुनाव आयोग से लेनी होती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए भी चुनाव करवाता है। मतलब छोटे से छोटे चुनाव से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक का चुनाव जो है वो चुनाव आयोग ही कंडक्ट करता है। उसके बाद है चुनाव आयोग की प्रक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का और ये बहुत अच्छे से याद करना है आपको, क्योंकि यदि ये याद हो जाता है, मान लीजिए आपको सारा चैप्टर याद हो जाता है। देखिए इसमें ये है कि चुनाव प्रक्रिया यानी कि सबसे पहला कार्य क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। आम चुनाव से पहले संपूर्ण देश को जनसंख्या के आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में या चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर विधान सभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो 90 हैं। ऐसे ही जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसके लिए जो निर्वाचन क्षेत्र है वो 543 है। दूसरा है मतदाता सूची। देखिए अब ये तो सबको पता लग गया, अभी इतने निर्वाचन क्षेत्र हैं। दूसरा काम क्या होगा कि आम चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनके आदेश के अनुसार एक मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है। मतदाताओं की सूची क्या है कि एक ऐसी सूची जिसमें कौन कौन व्यक्ति वोट देने के योग्य हैं, उनकी सूची, उसमें उनकी डिटेल, उनकी फ़ोटो, वो भी कलर्ड फोटो लगी होती है ताकि पता चल सके कि इस साल कौन कौन व्यक्ति जो हैं वो वोट देने के लिए, अपना मत का दान करने के लिए योग्य हैं। तीसरा है चुनावों की घोषणा। अब समय समय पर 5 साल के बाद विधानसभा के, लोकसभा के या फिर ऐसे ही और चुनाव जैसे कि पंचायतों के या नगर पालिकाओं के जो भी चुनाव होते हैं वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, उसमें सबसे पहला काम क्या है, चुनावों की घोषणा करना। इस घोषणा में नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि से लेकर के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना फॉर्म कब भर सकता है, उसके बाद किस दिन क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, मतदान किस दिन होगा, वोटों की गिनती किस दिन होगी, परिणाम कब आएगा, सभी का तिथियों सहित विवरण होता है और प्रत्येक कार्य उसी तिथि के अनुसार होता है। उसके बाद है जैसे ही ये तिथियों का विवरण दिया जाता है यानी कि चुनावों की घोषणा की जाती है, उसी वक्त आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके बाद कोई नियुक्तियां नहीं होती और ना ही कोई बहुत बड़े राजनीतिक स्तर पर कार्य किए जाते हैं। उसके बाद है उम्मीदवारों का चयन। चुनावों से कुछ दिन पहले जो राजनीतिक दल हैं वो अपने क्षेत्र से अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं, भाई हमारी पार्टी की तरफ से इस क्षेत्र के लिए ये उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। जबकि बहुत सारे ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते, तो उन्हें निर्दलीय कहा जाता है। वे निर्दलीय या स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ने का फॉर्म भरते हैं।
उसके बाद है नामांकन पत्र दाखिल करना। उम्मीदवारों के चयन के बाद वे अपना फॉर्म जमा करवाते हैं, वो भी निश्चित तारीख तक। इसके पश्चात नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाती है कि कौन कौन उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ सकता है और कौन जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद है नाम वापस लेना। जांच पड़ताल पूरी होने के 2-3 दिन बाद नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि होती है। यदि किसी उम्मीदवार ने फॉर्म तो भर दिया परंतु बाद में उसका मन बदल गया कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो वो अपना नाम वापस ले सकता है। उसके बाद है चुनाव चिन्ह आवंटित करना। नाम वापस लेने की तिथि के बाद जो रिटर्निंग अधिकारी है, यानी कि चुनाव आयोग से ही होता है रिटर्निंग अधिकारी, वह स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देता है। जबकि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए होते हैं, उन्हें उनकी पार्टी का ही चुनाव चिन्ह मिल जाता है। इसके बाद है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान की प्रक्रिया का आगामी चरण है चुनाव अभियान। इसमें क्या है कि जिस जिस उम्मीदवार ने भी फॉर्म भरा है, जिस जिस पार्टी ने भी चुनावों में खड़े होने का फैसला किया है, वे सब जगह जगह पोस्टर लगाना, सफाई करना, भाषण देना, रैलियां करना या फिर जुलूस निकालना, ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं ताकि वे जनता को अपनी पार्टी के बारे में, अपने उम्मीदवार के बारे में बता सके। परंतु ये चुनाव अभियान ठीक जिस डेट को मतदान होना होता है उससे 48 घंटे पहले समाप्त हो जाता है। उसके बाद है आखिरकार वो डेट आ ही जाती है जिस दिन मतदान होना है। मतदाता मतदान कक्ष में जाते हैं और गुप्त मतदान मतलब एक पर्दे के पीछे जाकर अपनी मत का प्रयोग करके वोट दे आते हैं जिस भी उम्मीदवार को वे देना चाहते हैं। उसके बाद है मतगणना और परिणाम की घोषणा। मतदान की समाप्ति के बाद मतों की गणना की जाती है और जो उम्मीदवार साधारण बहुमत प्राप्त करता है या जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं वो विजेता घोषित हो जाता है, निर्वाचित घोषित हो जाता है। चुनाव खर्च का विवरण। चुनाव परिणाम के बाद 45 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक प्रत्याशी को अपने चुनावों के खर्च का विवरण देना होता है कि मैंने इस चुनावों में कितने पैसे खर्चे। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि से अधिक खर्च करता है तो उसका चुनाव निरस्त भी किया जा सकता है। उसके बाद है चुनावी मुद्दों की या विवादों की। यहाँ पर क्या आएगा? विवाद आएगा। चुनावी विवादों की सुनवाई। चुनावों के विरुद्ध यदि कोई प्रार्थी न्यायालय में जाकर ये कह दे कि इन चुनावों में कोई धांधली हुई है या फिर न्यायालय में वो आरोप सिद्ध हो जाए तो पूरा चुनाव ही निरस्त हो जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव दोबारा से करवाया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने अनेक पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट जो था वो क्या था कि हमारा सबसे पहला पॉइंट था निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, मतदाता सूची, चुनावों की घोषणा, उम्मीदवारों का चयन, उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करना, फिर वापस लेना, अगर नहीं लेते तो फिर अपना चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा, फिर मतदान का दिन आ जाएगा, उसके बाद मतगणना होगी, परिणामों की घोषणा होगी, चुनाव खर्च का विवरण और यदि कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई। उसके बाद है भारत की चुनाव प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं। भारत में उन सभी नागरिकों को जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं उन्हें मताधिकार प्राप्त है। स्त्री और पुरुष को एक समान अधिकार प्राप्त है अपने मताधिकार के प्रयोग करने का। भारत में लोकसभा और राज्यसभाओं के लिए, विधानसभाओं के लिए, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए, राज्यसभा नहीं, राज्य विधानसभाओं के लिए, जैसे कि मान लीजिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली की, या फिर उसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं, इनकी विधानसभाओं के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जहां लोग सीधे अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनते हैं। तीसरा है, देखिए पहला क्या था कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वो क्या है, वो वोट देने के अधिकार को प्राप्त कर लेता है, वो मतदाता बन जाता है। उसके बाद दूसरा था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है जहां लोग अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर चुनते हैं।
उसके बाद तीसरा है, भारत में मतदाता अपना मत गुप्त रूप से डालते हैं, मतलब किसी को नहीं पता चलता कि किसी व्यक्ति ने किसको वोट दिया है या किसके पक्ष में डाला है। भारत में चुनाव स्वतंत्र रूप से करवाए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, प्रचार कर सकता है या जनता का प्रतिनिधि चुन सकता है या चुना जा सकता है। देखिए, चुनाव है, सबको पता है, इसमें कुछ दोष भी हैं। तो जहाँ पर किसी चीज़ में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं वहाँ दोष भी होते हैं। तो आइए इसके दोष भी देख लेते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष क्या हैं? सबसे पहला तो है, यहाँ मतदाता सूचियों में अक्सर धांधलियाँ या गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं, यानी कि जाली वोट बन जाती हैं। दूसरा है, राजनीतिक दलों को प्राप्त सीटें और मतों के अनुपात में हमेशा ही अंतर रहता है। मान लीजिए जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं उतने हिसाब से मत प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब जो बहुमत का समर्थन था वो कम था, परंतु जो जीता सो सिकंदर। तीसरा है, यहाँ पर अक्सर देखा गया है सत्तारूढ़ दल, यानी कि जो सरकार में है वो दल जब दोबारा चुनावों के लिए खड़ा होता है तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करता है। चौथा है, यहाँ चुनावों में निरंतर धन की भूमिका बढ़ती जा रही है, वोटों की खरीद फरोख्त की खबरें आती रहती हैं। पांचवा, यहाँ अनेक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति भी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और जीतने के लिए हर प्रकार का प्रयास करते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका बैकग्राउंड जो है वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाला है, वे भी चुनावों में खड़े हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या हैं? तो सबसे पहला, अधिक धन वाले उम्मीदवार और दलों के द्वारा गलत तरीके से चुनाव जीतना और अपनी स्थिति को मजबूत करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए। दूसरा, सभी राजनीतिक दलों में कुछ परिवारों में अपने रिश्तेदारों को टिकट देना, अपने परिवार के बच्चों को टिकट देना, ऐसी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से कई बार हम बहुत बेहतरीन उम्मीदवारों को खो देते हैं। तीसरा है, आम चुनावों में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता क्योंकि उन्हें सभी दलों की नीतियां एक समान सी लगती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वह किसे वोट दें। उसके बाद है चौथा पॉइंट, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग टिकट पा जाते हैं और चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं, जो कि हमारी चुनाव प्रणाली के लिए एक गहरा आघात है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में मतदाता कौन हो सकता है? बहुत आसान है, जिसकी भी आयु 18 वर्ष हो, वो भारत का नागरिक हो, तो वो क्या हो सकता है? मतदाता हो सकता है। उसकी योग्यताएं क्या हैं? वो भारत का नागरिक हो, उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, उसने 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया हो। उसके बाद है, भारत सरकार द्वारा चुनाव व्यवस्था में किए गए सुधार। हमारी सरकार ने कुछ सुधार किए हैं, जैसे कि 61वें संशोधन के अनुसार मताधिकार की आयु जो पहले 21 थी वो कम करके क्या कर दी है? 18 वर्ष। दूसरा, चुनाव मशीनरी को चुनाव आयोग के अधीन करना। जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन करके चुनाव मशीनरी को चुनाव आयोग के अधीन कर दिया गया है, जो पहले की जनप्रतिनिधि के अधीन होता था, ताकि सत्तारूढ़ दल जो है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना कर सके। जैसे ही चुनावों की घोषणा होती है उसके बाद जो सत्तारूढ़ दल है, जो सरकार में पार्टी है, वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकती। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ चुकी हैं। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के प्रयोग से करवाने की व्यवस्था की गई है ताकि फेयर इलेक्शंस हो सकें। उसके बाद है 15 दिसंबर 1993 को चुनाव आयोग ने जारी किया कि सभी संसदीय क्षेत्रों में निर्वाचन पहचान पत्र जारी किए जाए, वोट कार्ड बोलते हैं जिसे, और इस पर कलर्ड फोटोग्राफ हो। फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा के चुनावों में पहली दफा मतदान पहचान पत्र का प्रयोग किया गया। मतलब पहला स्टेट जो है भारत के अंदर वो हरियाणा है जिन्होंने वोट कार्ड का प्रयोग किया विद फोटो, ताकि मतदाताओं की पहचान अच्छे से हो सके। इसके बाद हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। चुनाव क्यों होते हैं
इस बारे में कौन सा कथन जो है या वाक्य है वो ठीक नहीं है। देखिए, पहला है चुनाव लोगों को सरकार का कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं, ये तो ठीक है पॉइंट। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं, हाँ बिल्कुल, लोग वोट देने इसलिए जाते हैं ताकि अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन सकें। तीसरा है चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं, ये पॉइंट नहीं जचता। चौथा है लोग चुनाव से पहले अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। बस जो तीसरा है गैप पार्ट, ये गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका के कार्य के लिए या उसको देखने के लिए हम चुनाव नहीं करवाते, बल्कि सरकार का निर्माण करने के लिए हम चुनावों में भाग लेते हैं। उसके बाद है भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, ये बताने के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं होता। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। दूसरा, भारत में चुनाव आयोग बहुत शक्तिशाली है, ये तो सही है पॉइंट। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति मतदाता है, ये भी सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश स्वीकार कर लेती है, उसे करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ये बात जो है वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकती कि सिर्फ इसलिए कि भारत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा मतदाता है, इसलिए लोकतंत्र है। नहीं, किसी देश में अगर कम लोग भी रहते हैं वहाँ पर भी जो है लोकतंत्र हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर हमने क्या करना है, एक मैचिंग करेंगे। हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं और आप ही इनको मिलाइए। देखिए साथ साथ मिलाकर, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग जगह पर चले गए हों, तो जहाँ पर जबकि उन्होंने पहले पिछले चुनावों में उसी जगह पर मतदान किया था। मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि हरियाणा की बात करते हैं हम। हरियाणा में एक परिवार ऐसा था जिन्होंने कैथल के चुनावों में भाग लिया, परंतु अगले 5 वर्षों के बाद वो कैथल से दिल्ली चले गए। तो अब अगली बार भी उनकी वोट स्टैंड करती रहेगी कैथल, यदि मतदाता सूची को अपडेट ना किया जाए। इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों का पलायन हो जाता है, कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए समय समय पर मतदाता सूची जो है वो अपडेट होती रहनी चाहिए। दूसरा है कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। अगर कुछ क्षेत्र आरक्षित होंगे तो उसका क्या फायदा होगा कि कुछ हमारे समाज में जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको भी सत्ता में आने का, सरकार का भागीदार बनने का मौका मिल पाएगा। तीसरा है प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। कभी भी कोई व्यक्ति जो है कानूनी तौर पर 2 वोट नहीं डाल सकता, वो एक ही वोट डालेगा और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक वोट मिला है ताकि सबको समान अवसर प्राप्त हो। चौथा पॉइंट है सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिले। यदि चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति किराए पे गाड़ी करता है और दूसरा क्योंकि उसकी पार्टी सरकार में है तो वो सरकारी गाड़ियों का प्रयोग करता है, ये तो गलत हो जाएगा ना। ताकि सभी को चुनाव लड़ने के लिए समान अवसर मिले, इस वजह से जो सत्तारूढ़ दल है या सत्ताधारी दल है वो भी सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस अध्याय में हमने बहुत सारी गतिविधियां देखी चुनावों से संबंधित, अब उनको क्रम में लगाना है। पहला है मतदाता सूची बनाना, ये हम नंबर 1 पे रखेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे चुनाव प्रक्रिया की घोषणा। जैसे ही चुनाव प्रक्रिया घोषित हो जाती है तो क्या होता है, आदर्श आचार संहिता लग जाती है। तीसरा जो है वो है नामांकन पत्र दाखिल करना। अब उम्मीदवार क्या करेंगे, अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उसके बाद चुनावों में घोषणा पत्र जारी होता है प्रत्येक उम्मीदवार की तरफ से कि वो यदि जीत जाता है तो वो क्या क्या कार्य करेगा। उसके बाद 5वां पॉइंट जो है चुनाव अभियान, जिसमें रैलियां या जुलूस या फिर भाषण ये सब शामिल होते हैं। उसके बाद 6वां पॉइंट है मतदान, और फिर है अगर मतदान में कुछ गड़बड़ी होती है तो पुनर्मतदान के आदेश, और नहीं हुई तो वोटों की गिनती होगी
और उसके बाद चुनावों के नतीजों की घोषणा के कौन निर्वाचित हुआ। हमारे पांचवा क्वेश्चन जो है, जिसमें एक सुरेखा नाम की अधिकारी है, वो चुनाव के इन चरणों में से किन बातों का ध्यान रखेगी। मान लीजिए चुनाव प्रचार हो रहा है, वो किन बातों का ध्यान रखेगी। इसमें आ जाएगा एक तो कि वो, हम पहला पॉइंट कर रहे हैं कि वो किसी भी सरकारी साधन का प्रयोग ना करे कोई भी प्रत्याशी। दूसरा, कोई भी प्रत्याशी जाति या धर्म के नाम पर वोट ना मांगे। दूसरा पॉइंट है मतदान के दिन मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष हो और मतदान केंद्र मतदाताओं की पहुंच के अंदर हो। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को 10 किलोमीटर पैदल चल के वोट डालने के लिए जाना पड़े और सभी मतदाताओं की ठीक से पहचान हो सके। तीसरा है मतदाता जब मतगणना होनी है, चुनाव हो मतलब वोट डल चुकी हैं, मतदान हो चुका है, अब मतगणना करनी है, उस दिन सुरेखा एज ए ऑफिसर किस बात का ध्यान रखेगी कि सभी प्रत्याशियों के, जो भी उम्मीदवार हैं उनके प्रत्याशियों के एजेंट वहां पर उपस्थित हों, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा की व्यवस्था हो, मतगणना शांतिपूर्वक ढंग से करवाई जा सके। इन बातों का ध्यान रखेगी। ये क्वेश्चन आपने खुद अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी है कि हाँ, यदि ऐसी समस्या आती है तो हमें ये पॉइंट लिखने चाहिए, यदि ये कार्य है तो ये जिम्मेवारी मिलती है तो ये कार्य होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तालिका दी गई है अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों में विजयी उम्मीदवारों की और फिर उनके समाज में उनके प्रतिनिधित्व के प्रतिशत की। इसे देखकर आप क्या कह सकते हैं। जैसे ऐश्वेत हैं, इन ऐश्वेत लोगों के अमेरिकी संसद में 8 सदस्य हैं और समाज में जो उनका प्रतिशत है वो 13 है। इसका मतलब ये हुआ कि उतने सदस्य संसद तक नहीं पहुंच पाए जितने की आबादी उनके समाज में है। दूसरा, हिस्पैनिक मात्र 5 सदस्य हैं जो सभा में हैं, संसद में हैं, जबकि उनका भी आबादी में हिस्सा 13% है। तो इसका मतलब उनकी भी संख्या बढ़नी चाहिए और वो आरक्षण देकर बढ़ाई जा सकती है। फिर है श्वेत, 86 सदस्य हैं या 86%, जबकि अमेरिकी समाज में उनकी हिस्सेदारी जो है केवल 7% है। तो इसका मतलब हुआ कि साफ साफ कि यहाँ पर हर किसी को आरक्षण की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी को अपनी राय के पक्ष में इन सभी पॉइंट्स के पक्ष में अपने तथ्य दें। पहला है, भारत में चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। नहीं, हमारा चुनाव आयोग बहुत शक्तिशाली है, एक संवैधानिक संस्था है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, परंतु नियुक्ति के बाद ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। पॉइंट 1 हो गया। दूसरा देखिए, हमारे देश में के चुनावों में लोगों की जबरदस्त भागीदारी है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। हमारे देश में प्रत्येक मतदाता बिना किसी भेदभाव के मतदान करने जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे वोट डालने का समान अधिकार प्राप्त है। तीसरा, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। नहीं, ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो यही, जैसे ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होती है तो सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, एक हवा बनी होती है जहां पर लोग जो हैं सत्ताधारी पार्टी से आमतौर पर नाराज होते हैं और वे उन्हें वोट ना देकर उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। चौथा पॉइंट है, आपने चुनावों में पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने की आवश्यकता है, और ये पॉइंट बिल्कुल सही है। हमें बहुत सारे ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे कि चुनावों में धन बल और बाहुबल पर रोक लगनी चाहिए और अपराधियों के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि हमारे चुनाव जो हैं
पूर्ण रूप से निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी समझ को दायरा देता है। यहाँ पर एक चिनम्पा है को दहेज लेने के लिए उसने अपनी पत्नी को परेशान किया और दहेज की मांग की और उसे इस जुर्म में सजा भी मिली। सतबीर ने छुआछात को मारने का जो था दुस्साहस किया और उसे इस बात के लिए दोषी माना गया। बाद में दोनों को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। क्या ये फैसला लोकतांत्रिक चुनावों में बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए कि क्या ये सही था या गलत। तो यहाँ पर हमारा आंसर है कि यह फैसला लोकतांत्रिक बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान सभी नागरिकों को समानता की गारंटी तो देता है, पर वे लोग जो कानून का पालन करते हैं। यहाँ पर चिनम्पा ने दहेज मांगकर पत्नी को परेशान करके और सतबीर ने छुआछात को बढ़ावा देकर इन बुनियादी नियमों का पालन नहीं किया बल्कि उल्लंघन किया, जिस वजह से वे दोषी करार किए गए और उन्हें चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। नेक्स्ट है, यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्टें आई हैं। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों में सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? पहला है, नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को उससे बहुत ज़्यादा वोट मिले थे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? हम क्या सीख ले सकते हैं? हम यहाँ पर ये सीख ले सकते हैं कि मतगणना के समय सभी उम्मीदवारों के जो एजेंट हैं वो मतगणना कक्ष में होने चाहिए ताकि ऐसी धांधलियाँ ना हो सकें। उसके बाद है ख पॉइंट, फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया और धमकी दी गई कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया तो खून खराबा हो जाएगा। ये धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। अब पर्चा बांट हम क्या कर सकते हैं कि जिसने पर्चा बांटा उस संगठन के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और यदि ये किसी राजनीतिक दल से संबंधित है तो राजनीतिक दल के चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। उसके बाद है, अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना, चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 में चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए, पर उनके फैसले को कोई नहीं बदल सका। तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि सभी राज्यों में एक समान निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में चुनावी गड़बड़ियों के संबंधित कुछ रिपोर्टें यहाँ दी गई हैं। आप इनकी समस्या की पहचान कीजिए कि कौन सी समस्या है। पहला, चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। ये एक उल्लंघन है आदर्श आचार संहिता का। ऐसा मंत्री नहीं कर सकता क्योंकि चुनावों की घोषणा हो चुकी है। दूसरा, विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियानों को उचित जगह नहीं मिल रही। तो यहाँ पर समस्या कौन सी हुई? ये समस्या थी कि राजनीतिक दल जो हैं उन्हें प्रॉपरली जो है भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम किया जाना चाहिए कि सभी को उचित समय मिल सके। या हम इसमें अगर समस्या को पूर्ण रूप से नाम दें तो हम कह सकते हैं ये सत्ताधारी दल के द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। तीसरा पॉइंट, चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले तो इसे हम कौन सी समस्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मतदाता सूची में धांधलेबाजी। चौथा है, एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे।
दूसरी पार्टी के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे, दूसरी पार्टी के चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे। तो ये कौन सी समस्या है? ये बाहुबल के प्रयोग की समस्या है। यहाँ पर बाहुबल का प्रयोग करते हुए लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जब यह अध्याय पढ़ाया गया था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप बता सकते हैं कि रमेश इन बयानों में क्या गड़बड़ी है? पहला है, औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसा पुरुष उन्हें कहते हैं, इसीलिए उनके मताधिकार का कोई मतलब नहीं। तो आप बताइए कि यह बात क्या सही है? नहीं, ये कथन थोड़ा बहुत तो हो सकता है पहले सत्य होता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब वर्तमान समय में महिलाएं अपने विवेक से अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देती हैं, ना कि ऐसे व्यक्ति को जिसे उनके घर के पुरुष कहते हों। दूसरा पॉइंट जो रमेश ने कहा, पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है और चुनावों में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, ना कि प्रतिद्वंद्विता। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ है रमेश के बयान में कि राजनीतिक दल तो होंगे ही, और यदि राजनीतिक दल होंगे तो एक सहमति वाला फैसला नहीं आ सकता, बल्कि यहाँ पर चुनाव होंगे और लोगों की भागीदारी मैक्सिमम होनी चाहिए, फिर वो जिसे भी अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं वे चुना जा सके। तीसरा है, सिर्फ स्नातकों को यानी कि बीए पढ़े लिखे लोगों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा गड़बड़ है, गलत है, कि क्योंकि लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यदि पढ़े लिखे लोगों को चुनाव लड़ने की इजाज़त मिल जाती है तो इसका मतलब ये अपेक्षा होगी। उपेक्षा किनके साथ होगी? ये उपेक्षा अनपढ़ व्यक्तियों के साथ हो जाएगी और उनसे चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो छिन जाएगा। आई होप कि जो हमने इस लेसन को बनाने में फिर समझाने में समय लगाया है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर बताएं और इसी प्रकार हमारे साथ सदा बने रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।